एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम मेंटर ऑफ 1000 स्टूडेंट। सो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ब्रह्मास बैच की शुरुआत करूंगा जिसमें मैथ्स और साइंस के कंप्लीट सिलेबस को एनसीईआरटीज़ के अकॉर्डिंग जो कि 2024 और 25 के लिए इंपॉर्टेंट है सभी डिस्कस किए जाएंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। कोई भी टॉपिक हमने कहा था कि इसमें छोड़ेंगे नहीं, सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस किए जाएंगे जो कि आपके इस साल के सिलेबस में है। सो उसमें हमने जो चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट किया था उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था जिसमें एसिड और बेस और साथ ही साथ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आपने देखा था कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एसिड के और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं बेसिस की, ये कवर हो गया था। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं टॉपिक वो है यूजेस ऑफ एसिड एंड यूजेस ऑफ बेस, ठीक है। और उसके बाद जो टॉपिक आएगा उसको भी आगे देख लेंगे। तो फिलहाल जो है अभी हमको यूजेस ऑफ एसिड देखना कि एसिड का यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लो, फिर आना इस वीडियो को देखना ताकि और चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। कह रहा है यूजेस ऑफ एसिड। सबसे पहला एसिड है विनेगर। विनेगर एज ए एसिड यूज़ करते हैं। विनेगर को हम कहते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। तो याद रखिएगा नाम, विनेगर का नाम है एसिटिक एसिड। अब देखो इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो जितने भी हाउस होल्ड एप्लीकेशंस होते हैं ना, जैसे कि फूड के प्रिवेंशन में या फिर जो हम लोग कहते हैं ना अचार वगैरह बनाने में किया जाता है, तो सब विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अपने एप्पल साइडर विनेगर भी देखा होगा कि कुछ लोग जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो सुबह में एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो यूज़ करते हैं, एज ए बॉइलिंग वाटर के साथ पीते हैं ताकि दिन उनका अच्छा हो सके और पेट को थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके। तो यही वाला वो विनेगर है, ठीक है। दूसरा है कि सिट्रिक एसिड। देखो जो सिट्रिक एसिड है इसका यूज़ एज ए लेमन जूस और ऑरेंज जूस जो हम पीते हैं ना उसमें होता है, ठीक है। उन दोनों में ये मौजूद होता है और इसका यूज़ हम फूड प्रिवेंशन में भी करते हैं। तो सिट्रिक एसिड आपने देख लिया। आगे चलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ ज़्यादातर हम बैटरीज़ में करते हैं या फिर जो कंपनीज़ में जो डाइज़ वगैरह इस्तेमाल किया जाता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल में जितने भी बैटरीज़ होती हैं उन सब में कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। फिर इंडस्ट्रियल अगर प्रोडक्शन की बात करें, जैसे कि एक्सप्लोसिव हो गया, फिर डाइज़ हो गया, पेंट हो गया या फिर फर्टिलाइज़र्स हो गया। अब फर्टिलाइज़र्स में एक और चीज़ यूज़ किया जाता है, नाइट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को अगर देखा जाए तो फर्टिलाइज़र में भी यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड का। आगे चलते हैं, आगे है फास्फोरिक एसिड, ठीक है। फास्फोरिक एसिड का यूज़ कहाँ है, तो देखो ये सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। फिर जो नाइट्रिक एसिड अभी मैंने ऊपर बताया, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल हम फर्टिलाइज़र में करते हैं एज ए अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। एज ए अमोनियम नाइट्रेट में इसका जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, एज ए अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल करके फर्टिलाइज़र को बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ TNT ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, फिर आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में, फिर डाइस बनाने में या फिर प्लास्टिक्स बनाने में हमारा नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेक्सटाइल में करते हैं, फूड में करते हैं, लेदर इंडस्ट्री में करते हैं या फिर डाइज जो बनाना होता है उन सब में किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा यूजेस एसिड का। अब देख लेते हैं कि बेस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो मैंने बेस का सिंपली जब बेस क्या होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में बताया था, ये बहुत सॉफ्ट ही होता है, ज़्यादातर जो सॉप्स और डिटर्जेंट होता है उसको बनाने में करते हैं। तो यहाँ पहला यूज़ उसका वही आ जाएगा। कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। किस तौर पे, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड के तौर पे, ठीक है, यानी OH के तौर पे। फिर जैसे आपको रेयान्स बनाना है या फिर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, CaOH का ट्वाइस, जिसको हम स्लेक लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड भी कहते हैं। CaOH के ट्वाइस को क्या कहते हैं, स्लेक लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। आगे देखते हैं, इसी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को अगर आगे देखोगे तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, फिर से सॉफ्टनिंग ऑफ हैंड वाटर, ठीक है। जो हैंड वाटर होता है ना उसको सॉफ्ट बनाने में भी हम इसका कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का यूज़ करते हैं। आगे है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड की बात करें, अगर पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो जितने भी हम सिरप वगैरह यूज़ करते हैं ना उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ही होता है। इसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं। तो ह्यूमन स्टमक को में एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटासिड भी कहते हैं। फिर आता है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड इसको एज ए रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, लेबोरेटरी में। फिर जैसे कि अगर कपड़ों पे अगर ग्रीस के स्ट्रेन लग जाते हैं तो उसको भी साफ़ करने के लिए हमको अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। अब देखो अगर सॉइल में मान लो एसिडिटी बढ़ जाती है, सॉइल की अगर एसिडिटी बढ़ जाती है,
ठीक है। तो जो स्लेक लाइम है ना, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते थे, स्लेक लाइम, उसका इस्तेमाल किया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। यानी कि अगर सॉइल में एसिडिटी बढ़ गई तो स्लेक लाइम का इस्तेमाल करके उसकी एसिडिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, आगे आपके सिलेबस में है व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिलेबस में डायरेक्ट नाम दिया गया उसको तो एकदम मस्ट है कि वो आपको आना ही आना चाहिए। तो देखो इसके नाम में ही छुपा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो हम एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हैं ना, समझ लो कि उसी पे बेसिस है ये, इसको न्यूट्रलाइज करना, यानी जो एसिड और बेस की क्वालिटी है उसको न्यूट्रलाइज अगर कर देते हैं तो जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट कराया जाता है और जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको ही हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिकली जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो उसके साथ साल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे दोगे, कहोगे अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस क्वांटिटेटिवली रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि सॉल्ट और वाटर बनता है एज ए प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमने क्या किया है, HCl ले लिया है, ठीक है, फिर हमने NaOH ले लिया, इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराया, तो इसके साथ बना है NaCl और H2O मिला है। तो NaCl जो है ये साल्ट हो गया और H2O जो है वो वाटर हो गया, तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस रिएक्शन को आप अच्छे से याद कर लो। HCl NaOH ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, यहाँ NaCl सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया, इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड तो देख लिया था, बट इसमें हम एक तरीके से समझ लो ना कि केमिकली इसको देखना चाहते हैं कि मतलब एसिड को अगर किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं या कौन सा रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये जनरल प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी किसका, एसिड के लिए। ऐसे ही हम लोग बेस के लिए भी देखेंगे। तो पहले एसिड के लिए देख लेते हैं। तो ये हमने पहले पढ़ लिया था कि इसका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है, फिर लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर। फिर नफ्थलीन में हमने देखा था नो चेंजेस, मिथाइल ऑरेंज में हमने देखा था इसको भी रेड में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, फिर कोरोसिव नेचर देखा था कि अगर किसी के ऊपर डालते हैं तो उसको हल्का सा वो कोरोट कर देता है, मतलब उसका क्षरण कर देता है, उसके लेयर्स जो होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय कर देता है उसको, यही होता है उसका कोरोसिव नेचर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से हमारा पॉइंट 6 से हमारा जो मेन प्रॉपर्टीज़ है वो स्टार्ट होता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि रिएक्शन विथ मेटल। हालांकि पिछले चैप्टर में हमने इसको डिस्कस कर लिया है, रिएक्शन विथ मेटल। देखो, जब भी हम किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, क्या जब भी किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब भी किसी मेटल को, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। और इस हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग भी हमने बताया था कि जहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है उसके पास एक मैच स्टिक लेके जाओ। ठीक है, जब मैच स्टिक लेके जाओगे ना तो पॉपअप का साउंड आएगा, और ये पॉपअप का साउंड बताता है कि जो गैस निकल रही है वो हमारी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, जैसे हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे जिंक के ग्रेनल्स यहाँ लिया हुआ है और धीरे से ऊपर से HCl गैस हमने इसमें मिलाया, हाइड्रोजन HCl गैस मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ मिला है। आप HCl भी मिला सकते हो, बेसिकली इस ऑपरेटर्स में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया है। HCl से भी मिलाओगे तो सेम रिएक्शन देगा। ठीक है, क्योंकि नीचे हमने रिएक्शन को वही दिखाया है। अब जैसे मिलाओगे ना तो इसमें हाइड्रोजन्स के बबल उठना शुरू हो जाएंगे, वही बबल्स यहाँ पर आके निकलेंगे और यहाँ पे जैसे ही मैच स्टिक लेके जाओगे तो पॉपअप का साउंड निकलेगा और ये बताएगा कि जो गैस निकल रहा है वो हमारा हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है, तो यही है हमारा रिएक्शन विथ मेटल। अब जो भी हमने बोला वो यही, ये पोथा लिखा हुआ है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपना नोट्स बना लो। क्लियर है, या फिर कहो तो मैं पढ़ ही देता हूँ। कह रहा है कि मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड एंड डिस्प्लेज हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड मेटल साथ, यानी हाइड्रोजन गैस तो मिलता ही है, साथ ही साथ उसके मेटल सॉल्ट भी बन जाता है। क्लियर है, इफ़ मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द ट्यूब कंटेनिंग द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन देन वी हियर अ पॉपअप साउंड। क्लियर है, अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हमने मेटल के साथ एसिड को रिएक्ट करा है तो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकला। अब मेटल में हमने जिंक लिया है और एसिड में H2SO4 लिया है, तो जाहिर सी बात है जिंक सल्फेट बना लेगा। क्यों, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन को हटा देगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ये ऐसे होना चाहिए था, और ये इंडिकेशन है कि इसमें से कौन सा गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्लियर है, अब चलो आगे देखते हैं। हमने जिंक को ही अब H2SO4 के बजाय HCl में
डुबोया है, या HCl गैस HCl इसमें एसिड हम मिला रहे हैं, तो ये जिंक क्या करेगा, फर्दर H को डिस्प्लेस करके जिंक क्लोराइड बना लेगा, जिंक क्लोराइड जो कि साल्ट के फॉर्मेट में होता है, और हाइड्रोजन गैस तो यहाँ निकल ही रहा है। तो ये रिएक्शन हो गया हमारा कि एसिड को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे है 7th पॉइंट, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले सिर्फ और सिर्फ मेटल था, यहाँ है मेटल कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट। बेसिकली जब कार्बोनेट के पहले बाई लग जाता है ना, तो उसमें H आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, और कार्बोनेट के लिए CO3 इस्तेमाल करते हैं, यानी HCO3 आ जाएगा बाई कार्बोनेट में, और कार्बोनेट में क्या हो जाएगा, तो सिर्फ CO3। क्लियर है। इसका रिएक्शन देखना है एसिड के साथ। कह रहा है कि जब एसिड को हम रिएक्ट कराते हैं तो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज मेटल साल्ट। ध्यान देना है, प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज मेटल साल्ट एंड वाटर, ये हमारा एज ए प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जैसे हमने एसिड लिया, ये नेमिंग रिएक्शन हो गया एक तरीके से। एसिड को मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। अब रिएक्शन क्या है, तो यहाँ बहुत सारे रिएक्शन दिया गया है। जैसे हमने HCl को ले लिया, HCl को CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराए, तो देखो ये एसिड हो गया और ये क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया। जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो CaCl2 बनेगा, ये हमारा साल्ट है। ठीक है, H2O बनेगा, ये हमारा वाटर है, और CO2 गैस रिलीज होगी यहाँ से। तो तीनों बन गया ना, साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यही हुआ एसिड को जब हम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं। एक और रिएक्शन देख लेते हैं। हम यहाँ बाइकार्बोनेट लिए हैं, किसका, तो मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है। ठीक है, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है। किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो H2SO4 के साथ। ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, किसको, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो ये क्या करेगा, यहाँ से मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, MgSO4, और ये हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बना लेगा, और साथ ही साथ जो ये कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा। क्लियर है। ऐसे ही ये 3 रिएक्शन और दिए गए हैं। सबसे नीचे वाला मैं बता देता हूँ, जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको HCl के साथ मिलाया है, तो ये जो हमारा कैल्शियम है, ठीक है, ये Cl के साथ मिलके कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, जो कि साल्ट है हमारा। फिर इसका हाइड्रोजन अलग होके H2O के साथ, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ करके H2O बना लेगा, और ये जो कार्बन है ना वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 गैस बना लेगा। तो हमने देखा साल्ट, वाटर एंड CO2 गैस। तो याद होना चाहिए, एसिड को जब हम कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। एकदम याद कर लो इस चीज़ को। ठीक है, जैसे हमने मेटल के साथ एसिड को रिएक्ट कराया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ था और सॉल्ट भी बना था। यहाँ भी आप कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो साल्ट, वाटर एंड CO2 गैस रिलीज हो गई। क्लियर है। तो ये गैस तो इम्पॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। 8वां है, कह रहे कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। अब एसिड विथ बेस, अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या था कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते थे तो वो न्यूट्रलाइज होकर साल्ट एंड वाटर बनाता था। यहाँ सेम भी है, बट इसके अंदर 2 कैटेगरी पढ़नी है। पहला कैटेगरी कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड विथ एसिड, यानी एसिड के साथ हमको बेस के जगह मेटल ऑक्साइड ले लेना है या फिर हाइड्रोक्साइड ले लेना है। ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करा के देखते हैं। कह रहा है कि मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये जो नेचर में होते हैं ना वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो हो गया ना ये बेस, और उसको किसके साथ रिएक्ट करा है, एसिड के साथ रिएक्ट करा है, तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर बनेगा। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे एसिड बेस लिया तो साल्ट एंड वाटर बना। ठीक है, तो यहाँ H2SO4 ले लिया हमने, H2SO4 ये हमारा एसिड हो गया। ठीक है, फिर हमने MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिकली क्या है, मेटल के ऑक्साइड्स हो गए MgO। तो ये Mg हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, बना लेगा MgSO4, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना लेगा वाटर। क्लियर है। अब ऐसे ही हमने HCl ले लिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्यों, क्योंकि यहाँ मेटल हाइड्रोक्साइड भी है ना, तो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हमने एसिड को रिएक्ट कराया है, तो ये MgH को डिस्प्लेस करके MgCl बना लेगा, तो देखो MgCl2 बन गया, और ये OH जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O बना लेगा, तो ये हमारा बन गया सॉल्ट एंड वाटर। तो बेसिकली जो मेटल के ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, वो बेसिक नेचर के बिहेव करते हैं। तो ये रिएक्शन हो गया ना एसिड और बेस के साथ। अब इसकी जो दूसरी कैटेगरी है, कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। अब देखो कह रहा है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अभी हमने देखा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस नेचर के होते हैं,
और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो कह रहा है एसिडिक नेचर के होते हैं, तभी तो बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। क्यों, क्योंकि ये हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया एसिड, और बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही तो कहता है। चलो देखते हैं इसको, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है। इसको हमने CO2 के साथ रिएक्ट कराया है तो बन गया, यहाँ से जो हमारा Na है वो CO2 के साथ आके Na2CO3 बना लेगा और H2O वाटर के रूप में यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का किसके साथ, बेस के साथ। क्लियर है, तो ये रिएक्शन समझ में आ गया। ये रिएक्शन को लिख के आप याद कर लो। अगला है तीसरी कैटेगरी है कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। अब एसिड एंड बेस का तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इस रिएक्शन को ऑलरेडी देख रखा था। जैसे HCl को हमने किसके साथ मिलाया था, HCl को हमने NaOH के साथ मिलाया था तो NaCl और H2O मिला था, ठीक है। तो ये तो आपने ऑलरेडी देख रखा है। ये तीसरा वाला जो है ना, ये आपने यहाँ देखा था, ये रिएक्शन यही तीसरा वाला है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमने एसिड को और बेस को लिया था, वहाँ पहले मेटेलिक ऑक्साइड लिया था, फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिया था, उसके साथ रिएक्ट कराया था। तो ये तीसरा वाला आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लो, ठीक है। यानी कि आपको जानना पड़ेगा कि एसिड और बेस के साथ जो रिएक्ट कराते हैं तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। बनता क्या है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर हम कोई एसिड हमने लिया है, अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, यानी क्या एसिडिक नेचर का वो होगा। तो देखो जैसे हमने क्या किया है, इसमें हमने HCl एसिड ले लिया है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है, और इस पर एक हमने 2 पिन लगाया है कॉर्क पर, और उसकी सहायता से हमने यहाँ पे बल्ब को ऐड कर दिया है, और दूसरे टर्मिनल से हमने बैटरी को भी ऐड किया है। तो अगर ये बल्ब जला, यानी कि ये जो है ना, ये हमारा आयनाइज्ड हो गया है और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, ठीक है। यानी कि ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को होल्ड करता है। तो बेसिकली आप किसी भी एसिड में जब आप ऐसा अरेंजमेंट करते हो तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। यानी कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। कह रहा है कि आफ्टर दिस अरेंजमेंट या फिर कनेक्शन, व्हेन स्विच इज़ ऑन देन बल्ब इज़ फाउंड टू ग्लो। दिस शोज दैट द सोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जैसे इसमें वाटर मिलाए होंगे ना तो ये आयनाइज्ड हो गए होंगे, तो इससे आयंस फ्लो कर पाएंगे, और जैसे ही आयंस फ्लो करेगा ये बल्ब हमारा ग्लो करेगा। यानी कि जो एसिड होते हैं वो वाटर के साथ कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। 9वां समझ में आ गया। 10वां देखते हैं। कह रहा है कि रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो देखो कह रहा है कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। क्यों, क्योंकि जो मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी हमने यहाँ देख रखा है। देखो ये मेटल ऑक्साइड को हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया, ये वही तो रिएक्शन है। मेटल ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर तो बनेगा ही। जैसे हमने CuO ले लिया और HCl ले लिया, तो जब CuO और HCl को रिएक्ट कराया है तो यहाँ से CuCl के साथ रिएक्ट करके CuCl2 बना लेगा, और ये H जो है वो O के साथ मिलके H2O बना लेगा, ठीक है। जैसे हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया है और HCl मिलाया, अब ये ब्लैक कलर का है, जैसे इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो ये ब्लू कलर का बन जाएगा और ये बना लेगा CuCl2, ठीक है। और साथ ही साथ वाटर, यानी कि थोड़ा सा गीला नमी होगी इसमें, इसलिए ये वाटर को अलग सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो हालांकि 10वां वाला जो है हमने ऑलरेडी देख लिया था। क्यों, क्योंकि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो हमने एज ए बेस रिएक्ट कराया था, एज ए बेस बिहेव करते हैं। क्लियर है। अब कह रहा है कि मोर अबाउट एसिड्स, यानी एसिड के बारे में और भी जान लेते हैं। देखो जितने भी एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर अगर एसिड मौजूद है तो उन एसिड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। जितने भी प्लांट्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो एसिड होती है उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। या फिर जितने मिनरल्स होते हैं, जैसे रॉक्स हो गया, ठीक है, या फिर हमारे अर्थ के अंदर से अगर हम मिनरल्स निकालते हैं, अगर उसमें एसिड मौजूद है उस एसिड को हम कहते हैं मिनरल एसिड। क्लियर है। तो आई थिंक एसिड के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब कल हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस देखेंगे, और उसके बाद से क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड और क्लासिफिकेशन ऑफ बेस भी देखेंगे। तो ये हम कल के वीडियो के लिए रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।